अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान एंड रशिया के हवाले से। आज के प्रोग्राम में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एंड रशिया के ताल्लुकात डेली बेसिस पे मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द रीजन। ये ख़ास कर इन द मीन्स ऑफ ट्रेड अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ ट्रेड मिनिस्टर्स के दरमियान, दोनों मुल्कों के हम मनसब के दरमियान जो है ये बातचीत हुई और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि पॉजिटिविटी प्रिवेल हो किसी ना किसी तरीके से खित्ते के अंदर। और साथ साथ गुड्स ट्रांसफ़र की भी हमने आपको न्यूज़ बताई थी। इससे पहले हमने देखा था कि ख़ासकर स्टील मिल के हवाले से भी एक न्यूज़ आ रही थी कि रशिया का ताउन दिखाई दे रहा है पाकिस्तान स्टील मिल को बहाल करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड ट्रेड के हवाले से बायलैटरल रिलेशन को मजबूत करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए तवानाई के शोबे में जो है वो कुछ इसमें बात करने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास कर अगर हम बात करें तो दिफाई शोबों में यानी कि डिफेंस प्रोडक्शन के शोबे में जो है वो इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है और दोनों मुल्कों का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान एंड रशिया के हवाले से तमाम तर ताल्लुकात, ख़ासकर जो एक तीनों एस्पेक्ट्स है, ट्रेड के हवाले से, तवानाई के हवाले से और डिफेंस के हवाले से जो है वो इन सेक्टर्स में ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। और पाकिस्तान और रशिया का जो एक बॉन्ड है वो यकीनन इस पूरे रीजन के अंदर काफ़ी हद तक बिल्डअप होता हुआ दिखाई देगा। हम देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है और इसके हवाले से आज डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। साथ साथ हम चाइना के हवाले से बात करते चलें। ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में एंड माइनिंग सेक्टर में चाइना इज़ वेरी कीन टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। और ख़ासकर अगर पाकिस्तान के साथ जो एक कोऑपरेशन की बात की जाए तो सिपैक उसकी एक मुंह बोलती ज़मानत है। और साथ साथ ये ताल्लुक़ मज़ीद गहरा होगा। चाइना इज़ वेरी इंटरेस्टेड कि ज़राअत के शोबे में किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कुछ जो है वो ताउन किया जाए। और साथ साथ अगर माइनिंग सेक्टर के अंदर जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं तो काफ़ी हद तक एक बेस्ट पार्टनरशिप जो है वो देखी जाएगी। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। और अगेन जब इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हो रही है और बहुत सारे बिजनेसेस बढ़ाने की बात हो रही है तो हमारी पाकिस्तान और बरतानिया ने ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म के एग्रीमेंट पे जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत कर दिए हैं। ये पाकिस्तान के लिए और इंग्लैंड के लिए, बोथ कंट्रीज़ के लिए एक गुड न्यूज़ है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि ये ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म, इसका मतलब ये है कि तमाम जो एक हमारी ट्रेडिंग होगी, तमाम जो हमारे बिजनेसेस B2B और G2G होंगे वो दोनों ही जो है वो एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव प्रिवेल करेंगे। आज इसके हवाले से बात करेंगे। ऑफ कोर्स हमारी ट्रेडिंग बढ़नी चाहिए और ख़ासकर अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो पाकिस्तान में तलबा यानी कि स्टूडेंट्स के हवाले से और वर्कर्स यानी कि हमारी वर्क फोर्स के हवाले से ई वीज़ा का आगाज़ कर दिया गया है। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना करियर वहाँ बिल्डअप करना चाहते हैं, अपना पढ़ाई को जो है वो परसू करना चाहते हैं। और साथ साथ वर्क फोर्स के हवाले से जो हमारी वर्क फोर्स पाकिस्तान से एक अच्छा रेमिटेंसेस का चंक पाकिस्तान भेजती है, उनके हवाले से ये बहुत गुड न्यूज़ है। तो आज जो प्रोग्राम है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हुए दिखाई दे रही हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ अहमद चुनाई साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। अस्सलाम वालेकुम अहमद चुनाई साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? सबसे पहले आज पाकिस्तान और रशिया के हवाले से बात करेंगे। ऑफ कोर्स ये बहुत ही एक बेहतर जो है वो एक हम कह सकते हैं कि ताल्लुक नज़र आ रहा है। तो व्हाट्स योर टेक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि बड़ा खुशाइंद बात है और जो जिस तरीके से रशिया के साथ डेवलपमेंट हो रही हैं वो मैं समझता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए भी और स्पेशली पाकिस्तान के लिए एक विन विन पोजीशन है कि रशिया इतनी एक बड़ी सुपर पावर है, उसकी एक बहुत बड़ी अपनी ह्यूज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है और पाकिस्तान उससे बहुत बड़ा फायदा उठा सकता है कि उसकी अपनी एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। और फिर अगर हम रशिया में जाते हैं तो रशियन जो स्टेट्स हैं उसके साथ वाली, उसमें भी हमें एक बहुत बड़ी एंट्री मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे रशियन ब्लॉक का गेट पे जो है वो मेन रशिया है और इस रशिया के थ्रू जो है वो हम पूरी सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं उसमें जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की न सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बल्कि पाकिस्तान की ट्रेडिंग के लिए एक बहुत बड़ा वैल्यू एडेड एडवांटेज है और उस वैल्यू एडेड एडवांटेज को आज पाकिस्तान को इस्तेमाल भी करना चाहिए। जो पाकिस्तान की रशिया के साथ पहले ट्रेड होती थी वो बार्टर की बुनियाद पर हुआ करती थी एक ज़माने में, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि रशिया के साथ ओपन बैंकिंग के थ्रू जो है वो हमारी ट्रेड पॉसिबल होगी। और बार्टर में भी अगर कुछ माल यहाँ आता है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इसलिए कि ट्रेड बैलेंसेस जो हैं वो हर कंट्री के साथ चलनी चाहिए। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जैसा आपने अंदिया दिया कि डिफेंस प्रोडक्शन में
اور دوسرے اسٹیل کے ایریاز میں پاکستان کو ایک بہت بڑی مدد مل سکتی ہے رشیا کے ساتھ، اور اس کو جو ہے وہ کیپٹلائز کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اسٹیج پہ جا کے۔ اچھا احمد چنائے صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ریجن کے اندر اس سے پہلے ایک ہم کہہ سکتے ہیں مال بردار ٹرین کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہ رشیا سے گڈز لیتے ہوئے یہاں آئے گی، یہاں سے گڈز لیتے ہوئے تمام کنٹریز، ایران، ترکمانستان، یہ سب ہوتے ہوئے اور پھر اس کے بعد رشیا پہنچے گی۔ تو ہمارے لیے ایک بڑا ایک یہ ایج موجود ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے گڈز ٹرانسفر اور ایک سستے یعنی کہ چیپ فریٹ کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آف کورس وہاں پہ موسم زیادہ سرد ہوتا ہے، تو لینڈ روٹ جتنا استعمال ہو اتنا ہی بہتر ہوگا۔ تو یہ چیزیں بھی ایک پاکستان نے شروع کی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ٹریڈ کے حوالے سے کون سے سیکٹرز ہیں آپ سمجھتے ہیں جس کے اندر زیادہ پوٹینشیل ہوگا، زیادہ سامان رشیا میں جائے گا یا زیادہ ٹریڈنگ جو ہے اس کے اندر دیکھی جائے گی؟ دیکھیں، میں تو سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان 60% ٹیکسٹائلز ہے، اور ٹیکسٹائلز کی ایک بڑی ہیوج ڈیمانڈ جو ہے وہ رشیا کے پاس ہے۔ اور رشیا جو ہے نہ صرف اپنی پروڈکشن کرتا ہے بلکہ اس کی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی پروڈکشن بھی جو ہے وہ رشیا میں آتی ہے۔ میرا جو اپنا پرسنل آبزرونس ہے وہ یہ ہے کہ رشیا میں اچھی ٹیکسٹائلز کی ہمیشہ ڈیمانڈ رہی ہے، اور پاکستان کے ساتھ ایک دفعہ یہ ٹریڈ کھل جاتا ہے تو پھر پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملے گا کہ ہم اپنے ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف لمیٹڈ ٹیکسٹائلز گڈس پہ نہیں ہے، ہم میرا خیال ہے کہ اور بہت ساری آئٹمز جس میں ہماری آئی ٹی لیول ہے، پھر ہماری ایگریکلچر میں فوڈ آئٹمز ہیں، اسپیشلی ویٹ ہے، رائس ہے، شوگر ہے، اور بہت ساری ایسی لاتعداد آئٹم ہیں جو چھوٹی آئٹمز ہیں لیکن ان کا ایکسپورٹ بہت اچھا جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رشیا میں جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کا بھی ایک بہت بڑا اسکوپ ہے، پاکستان اس کا ایک بہت بڑا ایکسپورٹر بن سکتا ہے، وہاں پر فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو بھی ہم بہت بڑا بوسٹ دے سکتے ہیں۔ اور پھر جب یہ سارے کام ہوں گے تو رشین انٹیٹیز جو ہیں وہ یہ پاکستان میں چیپ لیبر کی وجہ سے، پاکستان میں اچھے انفراسٹرکچر کی وجہ سے اپنی انڈسٹری لگانے کی بھی بات کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ونس یہ رشین جائنٹس پاکستان آتے ہیں اور اپنے ہی ملک میں سامان لے کے جاتے ہیں تو دو طریقوں سے پاکستان کو بینیفٹ ہوگا کہ ایک تو انویسٹمنٹس یہاں آ رہی ہیں، یہاں کے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، اور دوسرا پھر پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ون ون پوزیشن ہے، پاکستان کو اس ایشو کو، اس جو حالات ہیں ان کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کیپٹلائزیشن ہو کر پاکستان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ملے گا۔ احمد چنائے صاحب، یہاں پر فوڈ سیکیورٹی کا ایک ایسپیکٹ بھی ہے جو آف کورس ہم نے دیکھا کہ اگر رشیا سے ہم کرتے ہیں، ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں، فوڈ سیکیورٹی یا فوڈ کے اوپر جو ایکسپورٹ ہے وہ زیادہ انحصار کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ویئر ایز اگر ہم چائنا کے حوالے سے بات کریں تو چائنا بہت زیادہ کین ہے، ایک انٹرسٹ لے رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے زراعت اور یعنی کہ معدنیات دونوں، ہم بات کر رہے ہیں ایگریکلچر سیکٹر کی اور مائننگ کی، ان دونوں سیکٹرز کے اندر وہ مزید تعاون یا مزید ایک کوپریشن چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ انویسٹمنٹ بھی ہو اور ساتھ ساتھ کوپریشن بھی ہو۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ، ایک طرف ہمارے پاس بھی اپرچونٹی ہے کہ ہم جی سی سی کنٹریز کو بھی کیپچر کر سکتے ہیں مارکیٹ جو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے پرپز ہے، اور دوسرا رشیا بھی ہے، اور تیسرا ہمارے پاس یہ ریجن کے اندر چائنا کی کوپریشن بھی شامل ہے؟ کہ سب سے پہلے تو ہم یہ بیسیکلی سمجھ لیں کہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، اور یہاں پر ایگریکلچر گروتھ کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے۔ چائنا اور رشیا جیسے ممالک جو ہیوج پاپولیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اسپیشلی چائنا جس کی پاپولیشن پاکستان کی اگر 10% ہے تو وہ 90% ہے، تو چائنا کے پاس ایک ہیوج ڈیمانڈ ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کہ وہ اپنی اس میسو پاپولیشن کو جو ہے وہ فیڈ کرنا بھی چاہتے ہیں، اور فیوچر کی کسی بحران سے بچنے کے لیے وہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے سب کچھ کریں گے۔ تو یہ بھی اپارچونیٹی پاکستان کے پاس ہے، سملرلی یہی اپارچونیٹی جو ہے وہ رشیا کے پاس ہے۔ پھر پاکستانی معدنیات، پاکستانی منرلز جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے۔ میرا اپنا سروے یہ کہتا ہے کہ ہم بہت انڈر ویلیوڈ ہیں، بہت انڈر پرائسڈ ہیں، ہمیں انٹرنیشنل ورلڈ میں اپنی معدنیات کو جو ہے وہ بھیجنا ہوگا، اس کی ایکچوئل مارکیٹ ویلیو لینی ہوگی، اور اگر ہم مارکیٹ ویلیو لے لیتے ہیں تو وہ 100 گنا جو ہے وہ اس کی آؤٹ پٹ بڑھ سکتی ہے۔ تو بائی اینڈ لارج یہ ون ون پوزیشن ہے۔
चाइना और रशिया ही पाकिस्तान के पास आ जाएं, तो मैं नहीं समझता कि हमको पाकिस्तान को किसी और फिर ममालिक की ज़रूरत पड़े कि यहीं हम प्रोडक्शंस को पूरी नहीं कर पाएंगे, यहीं हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को नहीं मीट कर पाएंगे, और यही दो दो ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान को कहीं से कहीं लेके चले जाएंगे। अच्छा, अहमद शनाज साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान और हम इंग्लैंड के दरमियान कुछ मैकेनिज्म यानी कि ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म के एग्रीमेंट साइन होते हुए हमने देखे हैं, और ख़ासकर इसमें जो एक मेन हम कह सकते हैं पॉइंट है वो ये है कि ख़ासकर स्टूडेंट्स की बात हो रही है और वर्कफोर्स की बात हो रही है, ई वीज़ा का आगाज़ कर दिया गया है। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है, एक तो वो स्टूडेंट्स जो वहाँ चाहते हैं जाना और अपनी स्टडीज़ को परसू करना चाहते हैं, और वो वर्कफोर्स जो अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हैं, तो उनके लिए दोनों के लिए ये ई वीज़ा की आसानी भी दे दी गई है। और दूसरा ये ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म के हवाले से बताइए, ये क्या होगा, इससे पाकिस्तान कैसे मुस्तफ़ीद होगा, एक्सपोर्ट कितनी बढ़ेगी, हमारे पास क्या वेटेज होगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम ये ई वीज़ा की बात करें तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी खुशाइंद बात पाकिस्तानी वर्कफोर्स और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कोई नहीं होगी कि जो वीज़ा में उनको मुश्किलात हैं वो हर एक को पता हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे। पाकिस्तान देखें, बेसिकली ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की एक हमंगस पॉपुलेशन है। हम इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 300 मिलियन की पॉपुलेशन पे खड़े हुए हैं, और ये 300 मिलियन की पॉपुलेशन जो है उसमें अगर ये मैन पावर बाहर जाता है, एक्सपोर्ट होता है, वहाँ से ये पैसे कमा के पाकिस्तान को भेजते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बात है। ये बात नहीं हमें कभी सोचनी चाहिए कि अच्छा, पाकिस्तान अहमद से ये शनाज साहब, पीआईए के ऊपर भी पाबंदी थी, याद होगा आपको, इंग्लैंड के हवाले से, तो अब वो भी यूके जो एक हम कह सकते हैं फ्लाइट्स हैं वो भी अब डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएंगी और हो चुकी हैं मे भी। तो ये तमाम चीज़ें भी बताइएगा कि कितना हेल्पफुल होगा, और पाकिस्तान की खासकर जो हम कह सकते हैं ना कि अब एक बायलैटरल रिलेशन जो कि काफ़ी हद तक एक शैटर होते हुए दिखाई दे रहे थे, या एक बिजनेस डिप्लोमेसी की बात करें तो मिंगल होता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, इसके हवाले से बात कीजिएगा प्लीज़। देखिए, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है जो पाकिस्तान में आ रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम सिर्फ यूके के हवाले से बात कर लें तो यूके के हवाले से जो फ़्लाइट ऑपरेशंस की पाबंदी ख़त्म होती है, इसके बाद ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात होती है, इसके बाद ई वीज़ा की बात होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मार्केट मिल रही है। हमारे हुनरमंदों को जो है वो बाहर जाकर अपने मुल्क के लिए फ़ॉरेन एक्सचेंज कमाने का ज़रिया भी बन रहा है। और पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि अगर 10-20 लाख लोग चले जाते हैं तो 10-20 लाख से ज़्यादा की रिप्लेसमेंट हमारे पास मौजूद है, जो यहाँ की मार्केट को सफाइज करते हैं। तो ये विन विन पोजीशन है पाकिस्तान के लिए। और मैं फिर यही कहूँगा कि यूके, रशिया, चाइना, जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान की फॉरेन डिप्लोमेसी को भी है, पाकिस्तान की अपनी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनको भी है, और पाकिस्तान की जो करंट पॉलिटिकल सेटअप है उसको तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, वो आगे बढ़े, और उन्होंने इन मुल्कों के साथ जो है वो हाथ बढ़ाने की बात की। तो जब ये तमाम ममालिक के साथ हम हाथ बढ़ाते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं, और दुनिया में जो है वो पाकिस्तान की ये पॉलिसी वज़ा होती है कि हमको अपने से सरोकार है, हम जो है वो पाकिस्तान की फ़रोग के लिए बात करेंगे, किसी दूसरे के मामलात में जो है वो दखल अंदाजी की बात नहीं करेंगे, और एक बहुत साफ़ सुथरे इमेज के साथ हम आ रहे हैं। तो जब हम बहुत साफ़ सुथरे इमेज के साथ आ रहे हैं तो दुनिया जो है वो इसको लाइक करती है, और हम अपने बिज़नेस को, वी मैटर आवर ओन बिज़नेस, मगर ज़ाहिर है कि जहाँ दुनिया में जुल्म हो रहा होता है वहाँ पाकिस्तान अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करता है, अपनी डिससेटिस्फेक्शन, डिसएसमेंट शो करता है, और दुनिया को ये बताता है कि हम जिंदा कौम हैं और हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ उन ममालिक के अंदरूनी मामलात में हम कभी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो ये क्लियर कट मैसेज है जो पाकिस्तान की तरफ से है, और ये क्लियर कट मैसेज एक पॉजिटिव मैसेज है जिसको दुनिया पसंद कर रही है। और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से तमाम सुपर पावर्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सवार करना चाहते हैं, और पाकिस्तान की ये पॉलिसी कि हम हर एक को वेलकम करते हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बेनिफिट में जा रही है, और लॉन्ग टर्म इसके बहुत अच्छे इफेक्ट पाकिस्तान पर नमूदार इंशाल्लाह होंगे।
अच्छा चुनार साहब, एक और चीज़ ये कि हम PIA के हवाले से मज़ीद बात करना चाहूँगी, वो ये कि हम प्राइवेटाइजेशन का मरहला भी देख रहे हैं। एक तरफ नई नई परवाज़ों का भी आगाज़ हो रहा है। अब UK भी जो है वो ये पाबंदी वो भी ख़त्म हुई, यहाँ भी परवाज़ों का आगाज़ हुआ। इससे पहले हमने पेरिस से भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स देखी थी, और डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड अब हम डायरेक्ट फ़्लाइट्स का भी जो एक हम कह सकते हैं दोबारा एक जो आगाज़ हुआ है उसको देख रहे हैं। तो ये कितना ज़्यादा एक पाकिस्तान के लिए हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा प्राइवेटाइजेशन में कितनी आसानी होगी इससे? देखिए, यूकेम की डायरेक्ट फ्लाइट्स पाकिस्तान से जाना बेहद ज़रूरी थी। पाकिस्तान जो है वो फीडर वेसल्स के ज़रिए जा रहा था वहाँ पे पाकिस्तान। कभी हम दुबई के थ्रू जा रहे थे, हम अबू धाबी के थ्रू जा रहे थे, कतर के थ्रू जा रहे थे, हम जो है ओमान के थ्रू जा रहे थे, हम टर्की के थ्रू जा रहे थे। आज जो है वो अगर हमारी डायरेक्ट फ्लाइट्स होती हैं तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके लिए एक नए रास्ते भी खुल जाएंगे, पाकिस्तानियों के लिए आसानी भी हो जाएगी। और दूसरा, पाकिस्तानी एयरलाइंस जो हैं उनका एक रेवेन्यू जनरेशन का जो है वो एक असबाब भी बन जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा वाइस डिसीजन है जो इस वक्त लिया गया है दोनों ममालिक की जानिब से, राइट। और पाकिस्तान ने वो तमाम क्वालिफिकेशंस बिल्कुल। पूरी की हैं। ठीक है। जी। अहमद चुनार साहब हमारे साथ मौजूद रहे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस हम देख रहे हैं, इकोनॉमी के हवाले से काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं, चाहे हम FDI के पर्सपेक्टिव से देखें या रीजन में बिजनेस डिप्लोमेसी की बात करें। मजीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और ईरान के हवाले से जो एक बायलैटरल रिलेशन दिखाई दे रहे हैं वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होंगे। खासकर ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है, और ये बहुत ही ज़रूरी है इन द रीजन। अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा था कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो जो कि रीजन के अंदर एक पाकिस्तान के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रही हैं। खासकर अगर हम पाकिस्तान और इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद देखें, और अब रिसेंट पास में ईरान एंड इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद देखें, तो चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आ रही हैं। और इन द रीजन बिजनेसेस को फ़रोग देना, बिजनेस डिप्लोमेसी के हवाले से बात करना, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखना, और पाकिस्तान इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहां है कि आने वाले दिनों में किसी न किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में आए और बिजनेसेस ग्रो करें। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि ईरान पर ऑफ कोर्स हमले जो है वो नाकाबिल कबूल हैं। ये हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने SCO ममालिक की खुद मुख्तारी के खिलाफ जो एक खिलाफ वर्जी है ये कहा, उस SCO से खिताब करते हुए। तो आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। और ख़ासकर हपको की बात करें तो हपको की थर कोयले पर मबनी मंसूब पर $5 मिलियन सरमायाकारी की तजवीज़ है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑफ कोर्स थर जो कोल पावर प्लांट्स हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे, और स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में मजीद तेज़ी देखी गई है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल रीजन में कम है, और अब हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। आज थर्ड डे ऑफ द वीक है, और यहाँ पर एक पॉजिटिव जेस्चर प्रिवेल है। मार्केट में न्यू हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल टाइम हाई ऑलरेडी मार्केट ट्रेड कर रही है, और इंट्राडे हाई में कल भी हमने देखा था, आज भी हमने देखा है कि पॉजिटिविटी ज़्यादा एक वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रही है। खासकर अगर हम बात करें न्यू इन्वेस्टर्स की, तो मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं या न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट के सेक्टर्स में, वो ग्रोइंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं मार्केट 1,37,000 के इंट्राडे हाई पर 2 दिन से दिखाई दे रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर न्यू हाइज बनने के चांसेस इस वीक के अंदर 2 ट्रेडिंग सेशंस रह चुके हैं, तो उसके अंदर यकीनन दिखाई दे सकते हैं। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मुतारिफ कराई जा रही है, और ख़ासकर न्यू इनोवेशन आ रही है। तो आज इसके हवाले से बात करेंगे। ऑटो मेकर्स आर वेरी कीन, डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो इसमें पार्टनरशिप कर रही हैं और आ रही हैं न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू कार्स के साथ। तो आज ये ऑटो सेक्टर भी डिटेल डिस्कस करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, खुशामदीद कहते हैं, अजहर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे अजहर साहब? सबसे पहले ईरान के हवाले से बात करेंगे हम। पाकिस्तान, ईरान और ख़ासकर एक बायलैटरल रिलेशन और रीजन के अंदर जो हमारा एक ताल्लुक है उसको डेली बेसिस पे मजबूत करना और अपनी ट्रेड और अपने बिजनेसेस पर फोकस करना, कैसा लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। तो सबसे पहले तो मैं ईरान और पाकिस्तान का जो रिलेशन है ये एक्चुअली तो शुरू से बहुत अच्छा रिलेशन रहा, लेकिन ख़ास तौर पे इस जो अमेरिका
اور اسرائیل اور ایران کی جو ابھی ریسنٹلی جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہو گئے ہیں، کیونکہ اس میں ہم نے کھل کر ایران کو سپورٹ کیا. اور ابھی بھی جیسے ابھی آپ نے ابھی فرمایا کہ ایس سی او کی جو کانفرنس ابھی ہوئی ہے، وہاں بھی ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں اسحاق صاحب، انہوں نے بہت سٹرونگلی یہ کہا کہ جو جتنے بھی حملے ایران پر اسرائیل نے کی ہیں وہ ناقابل قبول ہیں، اور یہ آئندہ کے لیے اس طرح کے حملے نہ کیے جائیں، اور دنیا سے کہا گیا ہے کہ آپ امن کی طرف آئیں. تو یہ تو خاص طور پہ پھر جو ہمارا اور ایران کا آپس میں ٹریڈ ریلیشن جو ہے، بہت ساری ایسی پروڈکٹ ہیں جو کہ ایران بنا رہا ہے، کیونکہ ایران کو ایک ایسا ٹائم ملا کہ دنیا کے ساتھ اس نے کٹ کے رہ گیا، لیکن اس دوران انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کیا، اور انہوں نے سٹیل میں اور سیرامکس میں اور دوسری بہت ساری پروڈکٹ میں اپنے آپ کو خود کو فیل کیا. اگر ہمارے ان کے ساتھ یہ ریلیشن ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہماری ان کے ساتھ ایک آئل اور گیس کی پائپ لائن کا بھی بات کافی عرصے سے چل رہی ہے، لیکن وہ ابھی تک فائنل نہیں ہو رہی، فائنل شیپ میں نہیں آ رہی، اگر اس پہ بھی کام کریں دونوں گورنمنٹ اور اس کو بھی لے کے چلیں، اور وہ اگر پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور کام شروع کر دیتا ہے، تو اس سے ہمیں بہت سارا زر مبادلہ ہمارا بچے گا، اور ہم وہ جو زر مبادلہ ہم دیتے ہیں وہ ہم اپنے ملک کی ترقی میں لگا سکیں گے. اچھا اظہر صاحب، اگر ہم تھوڑا سا اپنے ای وی کارز کے حوالے سے بات بہت ہو رہی ہے آج کل، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کلائمیٹک چینج ہے، انوائرمنٹ فرینڈلی ہونا چاہیے، گرین انرجی پہ کام ہونا چاہیے. ہمارے آٹو میکرز کی اگر ہم بات کریں تو نیو ٹیکنالوجی متعارف کرا رہے ہیں، نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کی، ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو آٹو سیکٹر اور خاص کر انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کے بعد یہ ہمارے فیول کا جو بل ہے، امپورٹ بل پہ سب سے زیادہ ایک ویٹ دکھائی دیتا ہے فیول کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان دا ریجن ہماری جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کوپریشن دکھائی دے رہا ہے، تعلقات ہمارے دکھائی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا ان چیزوں پہ کام ہونا، یہ کتنا زیادہ ایک فیوچرسٹک اپروچ ہے؟ دیکھیں، اب تو گرین انرجی کی طرف سارے آ رہے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ای وی وہیکلز جو ہیں اس کو گورنمنٹ بھی پروموٹ کر رہی ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ جو ہماری انوائرمنٹ ہے، جو آئل پہ گاڑیاں چلتی ہیں وہ اس کو زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں، تو ای وی سے کم از کم ہم ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کی طرف چلے جائیں گے. اور خاص طور پہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جی ای وی پروڈکٹ آ رہی ہیں، اور ابھی ریسنٹلی سننے میں آ رہا ہے کہ بی وائی ڈی بھی اپنا ایک شارک ٹینک جو ڈبل کیبن ہے وہ بھی ابھی لانچ کرنے جا رہی ہے، مے بی 25 اور جولائی کو وہ یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے بھی یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ پک اپ کی رینج میں بھی آپ اس میں انرجی فرینڈلی اس طرف آ جائیں گے. رائٹ. اچھا سر، اگر ہم ہپکو کی بات کریں، اگر ہپکو کول پاور پروجیکٹس ہوتے ہیں یہاں پر، اور خاص کر جو اس میں تقریباً جو ہے اس منصوبے کے اندر $5 ملین سرمایہ کاری کی تجویز ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ خاص کر اگر ہم کوئلے سے بجلی کی طرف جائیں گے، یا یہ جو منصوبے ہوں گے وہ کس ٹائپ کے ہوں گے؟ ایکچولی تھر کول ایکچولی جو ہے نا، مینلی جو ہمارے کول ہے وہ تھر کول کے پروجیکٹ ہیں، جہاں کے آلریڈی کام بھی ہو رہا ہے، اور کچھ ہماری پروڈکشن وہاں آلریڈی سٹارٹ بھی ہے. کچھ ایک چھوٹے سے پروجیکٹ پہ اٹامک انرجی نے بھی کام کیا تھا، اور انہوں نے بھی اس کی پروڈکشن سٹارٹ کر دی تھی، اور پھر چائنیز کمپنی بھی ہیں اور دوسری کمپنیز بھی ہیں کہ وہاں کام کر رہی ہیں، کمپنی بھی ہیں. اور وہ گیسیفیکیشن کا ایک ایسا ٹیکنالوجی ہے جس سے وہاں بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تھر میں الحمدللہ بہت زیادہ کولا اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، لیکن وہ کیونکہ نکالنا آسان نہیں ہے، اور ٹیکنیکلی وہ گیسیفیکیشن ایک میتھڈ ہے جس کے تھرو وہ نکالا جاتا ہے، اور دنیا میں بھی اسی پہ کام ہو رہا ہے. تو اگر دنیا کے پاس ڈرائی کول نہیں ہے، یہ ویٹ کول ہے، دیکھیں ڈرائی کول نہیں ہے، لیکن یہ دنیا میں اس سے کام ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ دنیا اس سے یوز نہیں کر رہی، لیکن کیونکہ تھوڑا سا کاسٹلی ہے تو ہم اس کو ذرا جھجک رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیونکہ میں نے اس پہ تھوڑا سا کام کیا ہوا ہے اٹامک انرجی کے ساتھ، تو مجھے اس کا تھوڑا سا اندازہ بھی ہے. تو یہ اگر ہم اس کی طرف جائیں، اگر کمپنیز آ کے انویسٹ کریں، جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ $500 ملین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارا وائبل پروجیکٹ ہے. اور اس سے ہمیں بجائے اس کے کہ ہم جو اس طرح کے کول پاور پلانٹ جو ڈرائی کول کے ساہیوال میں لگا رہے ہیں یا کسی اور جگہ لگا رہے ہیں، اگر وہاں کیا جائے تو وہ ہمیں اس کی بہت زیادہ بینیفٹ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، ایک طرف اگر ہم اس کی آپ نے سجیشنز آف کورس اچھی دی ہے کہ وہاں لگایا جا سکتا ہے، دوسرا یہ کہ جو ہمارے پاس جو کول ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو صرف ابھی نکالنا ہی جو ہے ایک مشکل ہے، باقی اس کے یوزیج میں کوئی ایشو نہیں ہے؟ یوزیج تو آلریڈی ہمارے بہت زیادہ یوزیج ہیں نا، وہ تو ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تھر میں ہے، ہمارے پاس لاکھڑا میں ہے، ہمارے پاس پھر ادھر چاگی
कराची में है, फिर हमारे पास बलूचिस्तान का और एरिया है, उसका अब नाम मेरे जहन में नहीं है, वहाँ भी हमारे पास कोल है, फिर पंजाब में कोल है। हम वो निकाल रहे हैं और यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन यूज़ उसका जैसे अभी रिसेंटली हमारे नॉर्मली ये भट्ठों में भी यूज़ होता था, फिर हम जो सीमेंट हमारे में होता है बॉयलर्स बहुत हैं ज़्यादा। बॉयलर्स में यूज़ हो रहा है, फिर सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। तो ये है, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसके अगेंस्ट जैसे थर कोल है, थर कोल में अगर हम एनर्जी की तरफ चले जाएं तो वहाँ हमें इससे बहुत ज़्यादा और यहाँ benefit पावर हो सेक्टर सकता भी है। इससे पावर मुस्तफीद सेक्टर होगा। बहुत ज़्यादा बिजली हो बन सकता सकती है, है ना, बिल्कुल तो of बनती course। है, अच्छा, बल्कि बन भी रही है अभी, बन भी लेकिन रही है। छोटे पैमाने पे बहुत बन रही है, छोटे हम बड़े पैमाने पे नहीं बना रहे। हमारी जो एक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रही। जी। चले, उसके लिए फ्यूचर में यकीनन जब प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं तो काम भी होगा। स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, एक अच्छी तेजी का रुझान स्टॉक देखा जा एक्सचेंज रहा में है, तेजी है माशाल्लाह, बूम और देखा आ जा रही रहा है, और है। इस दफ़ा यानी आप एक ऑल टाइम हाई टारगेट की तरफ जा रहे हैं, और तो अजहर इस साहब, वक्त किसी भी मुल्क 147 की है। इकोनॉमी का बैरोमीटर उसकी देखिए, स्टॉक एक्सचेंज होता है। स्टॉक एक्सचेंज होता है, इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा कि सिर्फ हम अकेले स्टॉक एक्सचेंज का ना देखें। मैं यहाँ थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर साहब के ये जो इन्होंने, मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा इस वक्त थोड़ा सा कि जी उन्होंने हमारे इस्लामाबाद बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने हमारे सरदार यासर इलियास जो है उनको कोऑर्डिनेटर सियाहत का मुकर्रर किया है अपने साथ। और अभी मेरी, क्योंकि अभी मैं जस्ट वहीं से आ रहा हूँ, मेरी उनसे मुलाकात थी, तो वो जो प्लान कर रहे हैं कि वो सियाहत में जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहते हैं मैंने अभी से प्लानिंग शुरू कर दी है, और मैं जैसे करने जा रहा हूँ या करने की मेरी ख्वाहिश है, अगर वो उनको करने दिया गया तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर यहाँ आपके चैनल के तवज्जुह से सबको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला आई नो हिम पर्सनली फॉर मैनी ईयर्स, क्योंकि हम दोस्त हैं। तो और वो इंशाल्लाह ताला इतने एनर्जेटिक है वो बंदा कि अगर उसको फ्रीली काम करने दिया गया तो आपके मुल्क में इंशाल्लाह ताला सियाहत को इतना फ़रोग मिलेगा कि आप कहेंगे कि यस इट वाज ए गुड चॉइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, एक और बात ये कि जब हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, हर सेक्टर के अंदर कोई ना कोई चीज़ें देखी जा रही हैं। खासकर अगर हम बात करें FBR के अंदर काफ़ी रिफॉर्म्स देखे गए, एक आसानियाँ जो है वो किसी न किसी तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है लोगों को, और कहा यह जा रहा है किसी न किसी तरीके से कि आप फाइलिंग करें, फाइलर बने, टैक्स दें तो टैक्स फाइल भी करें, इस तरीके से बात हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम डिफरेंट और सेक्टर्स में देखते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को फ़रोग देने के लिए बजट के अंदर वहाँ पे कुछ लीनियंसीज दी गई। अब टूरिज्म की आपने बात की, तो टूरिज्म में भी बिजनेस कम्युनिटी से उठा के जो है वो आप समझ रहे हैं कि ये एक अच्छा इकदाम है। तो इस तरीके से हर सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ सोचा जा रहा है, तो आप समझते हैं कि इकोनॉमी की जो एक अलाइनमेंट है वो प्रॉपर वे में हो गई है? देखें, इकॉनमी की अलाइनमेंट तो हो गई है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं बिज़नेस कम्युनिटी का नुमाइंदा हूँ ना, तो आजकल जो बिज़नेस कम्युनिटी पे जो एक थोड़ा सा प्रेशर आया हुआ है, ठीक है, उसको कोशिश करें कि जैसे नो डाउट कि कल हमारे नुमाइंदों की मुलाकात हुई है वज़ीर ख़जाना साहब से, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि मैं जो आपके पॉइंट्स हैं कि जिसको हम कोशिश करेंगे सॉल्व करें और जल्दी सॉल्व करें, और उसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारी रिजर्वेशन है बिज़नेस कम्युनिटी की, कि आप जिस तरह इंटरनेशनल इन्वेस्टर को सहूलियात देने के चक्कर में है, इसी तरह हमारे लोकल इन्वेस्टर को या लोकल हमारे बिजनेसमैन को भी सहूलियात दें, तो हम भी इंशाल्लाह ताला इस इकानमी को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए गवर्नमेंट के साथ पूरा तावन करने के लिए तैयार है। अच्छा, आपने अजहर साहब बिल्कुल ये बात कही कि आप भी कोऑपरेट करेंगे, यानी कि बिजनेस कम्युनिटी कोऑपरेट करने को तैयार है गवर्नमेंट के साथ, और टैक्स के हवाले से जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं। आप समझते हैं टैक्स कलेक्शन या फिर हम बात करें अगर हमारे रेमिटेंसेस और दूसरा हमारा जो है वो एक एक्सपोर्ट्स, तो ये सब मिला के हम ज़रा फिस्कल डिसिप्लिन तो मैनेज कर लेना, क्योंकि इश्यूज चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, टैक्स कलेक्शन हम हर चैम्बर के लेवल पे हम लोगों ने हमेशा गवर्नमेंट के साथ ये कहा है कि हम आपके साथ पूरा FBR के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं कि हम अपने टैक्स नेट को वसी करें। जब तक हम अपने टैक्स नेट को वसी नहीं करेंगे, और ये होगा कि हम अपने जो एक टैक्स नेट में आ गए हैं 2.5-3 मिलियन लोग, अगर हम उनको ही स्क्वीज़ करते रहेंगे तो फिर उससे तो हम उनसे क्या निकाल सकेंगे। इसलिए हम हर तरह से उनके FBR के साथ ताउन के लिए तैयार हैं कि आएँ, हमारे साथ मिलें, और हम मिल के हम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके इसको अपना टैक्स नेट को वसी करें। सबसे बिल्कुल टैक्स बेस बढ़ानी है। मजीद भी बात करेंगे। हमारे पास 100 इंडिकेटर्स मौजूद हैं, वो देखते चलते हैं आज की मार्केट में अपडेट्स क्या मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। हमारे पास सबसे पहले मार्केट अपडेट्स देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 1,35,939.87 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 1,37,200
232.1, lower was 1,35,542.88, and finally closure 1,36,379.96, यानी कि चेंज रहा 440.09। अपवर्ड डायरेक्शन, एक पॉजिटिविटी के साथ मार्केट का एक अच्छा हम कह सकते हैं डे क्लोज हुआ एक और साथ साथ मार्केट के नंबर्स हायर साइड पे देखे जा रहे हैं। कमोडिटीज अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट के। गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,55,032 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,04,706 रुपीज़। ये दोनों रेट्स लोकल मार्केट के थे, जबकि इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर अनाउंस $3,329 डॉलर। ऑयल WTI per barrel 66.11 पर बैरल एंड ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $68.35। ये कमोडिटीज़ प्राइस हैं। इंटरनेशनली गोल्ड के प्राइसेस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोकल मार्केट में भी एक बढ़ते हुए जो एक प्राइस है उसका रुझान देखा जा रहा है। करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या रहे। लेट्स हैव अ लुक। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 330.36 रुपीज़, सेलिंग वॉज 330.94। यूके पाउंड बाइंग रही 380.95, सेलिंग वॉज 381.62। यूएस डॉलर बाइंग रही 284.55 रुपीज़, सेलिंग वॉज 285.05। एंड चाइनीज यान बाइंग रही 39.61 रुपीज़, सेलिंग वॉज 39.68। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 75.87 रुपीज़, सेलिंग वॉज 76.01। यूएई दरहम बाइंग एट 77.49, सेलिंग वॉज 77.63 रुपीज़। कतरी रियाल बाइंग रही 78.27, सेलिंग वॉज 78.41। एंड लास्टली कोयते दिनार बाइंग रही 931.73 रुपीज़, सेलिंग वॉज 933.37 रुपीज़। ये थे कमोडिटीज़ एंड 100 इंडेक्स अपडेट्स जो कि हमने देखे। करेंसी के हवाले से भी आपको डिटेल बताई। वेल थैंक यू सो मच अजहरुल इस्लाम साहब, हमारे साथ मौजूद रहे आप, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। और आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की इकॉनमी के हवाले से, खासकर न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तान में आ रही हैं उनको पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से ग्रैब करने के लिए और अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए कोशा है और यकीनन ये इसके जो पर्क्स हैं वो भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए।